हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हम पार्ट 4 पॉलिटी की बात करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर वीडियो में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर update and study material and download the PDF as well as. Thank you so much. Let's begin. So union and its territory is related in the part 1 of the constitution and article 1 to 4. This is very important. You fact है, याद करने वाली चीज़ है कि union and its territory. Part 1 is related to union and its territory. Article 1 to 4 is related to union and its territory. So let's begin. So what is all about the article 1? Article 1 क्या कहता है? Article 1 simply says that India, that is भारत, shall be the union of state. वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें भारत के बारे में बताता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 डायरेक्ट कहता है यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा भारत, और इंडिया का नाम है डेट इज़ भारत। इंडिया जो भारत है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट। द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी शैल बी द स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सिंपल है। तो फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू विच, तो ऐसा भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है। फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू टेरिटरी एंड द स्टेट। देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होगा टेरिटरी ऑफ द स्टेट, पहली चीज़। सेकंड, यूनियन टेरिटरी, सेकंड। एंड थर्ड, टेरिटरी डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो सरकार कभी भी किसी भी ज़मीन को, किसी भी टेरिटरी को भारत में मिलाती है, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट रहेगा। यूनियन टेरिटरी भी पार्ट है एंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या है? टेरिटरी ऑफ द स्टेट मतलब MP प्लस UP प्लस महाराष्ट्र डॉट 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 स्टेट मिला के, डेट इज़ अ टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बिगर टर्म है, यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसमें टेरिटरी ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, ये सारी की सारी। और टेरिटरी डेट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। तो कभी भी जो सरकार अपने देश में मिलाएगी वो भी पार्ट रहेगा। जैसे सिक्किम 1960s के बाद में मिलाया गया था, इंडिया में पार्ट बना सिक्किम, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया। यूनियन ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट थिंग एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट थिंग। जहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया की बात आएगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी ऑफ स्टेट की बात हो रही है, याद रखना। यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस टेरिटरी डेट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। सिंपल है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ लार्जर टर्म देन यूनियन ऑफ इंडिया। सिंपल हो गया। नाउ अभी वाई यूनियन ऑफ द स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा गया है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया? यूनियन ऑफ स्टेट क्या है और टेरिटरी ऑफ स्टेट क्या है? सो द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। जो भारत है वो किसी भी एग्रीमेंट से मिलकर नहीं बना। लाइक अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिकन फेडरेशन स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है, बट इंडिया के साथ में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिया है, पहले से इंडिया है, किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। इंडिया बाद में स्टेट में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए डिवाइड किया गया है। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज वी डिवाइडेड इंडिया इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्ट। इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज द लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। कोई फेडरेशन नहीं था, कोई स्टेट पहले से नहीं थे, उनको विलय करके उनको बनाकर इंडिया नहीं बना है। इंडिया पहले से इंडिया था, पहली चीज़। सेकेंड इज द स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन अनलाइक द US फेडरेशन। तो भारत में कोई भी राज्य देश छोड़ के नहीं जा सकता, देश से अलग नहीं हो सकता है। दो कंडीशन याद रखना है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होगा कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है स्टेट के बीच में, ना स्टेट के बीच में है, ना स्टेट मिलकर इंडिया बनाते हैं। इंडिया पहले से इंडिया है, इंडिया अपने आप में इंडिया है, स्टेट जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट विद इन द इंडिया। सेकेंड थिंग, इंडिया स्टेट जो है, स्टेट के पास में कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी राइट नहीं है फेडरेशन से अलग होने का, यूनियन से अलग होने का। सिंपल है।
देन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो मैंने पहले बता दिया है, यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है, वाइडर एक्सप्रेशन है टेरिटरी ऑफ इंडिया का, बिकॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है नॉट ओनली द स्टेट बट द यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी डेट में बी एक्वायर्ड, बट यूनियन ऑफ इंडिया मतलब ओनली स्टेट। इस पॉइंट को याद रखिए। सेकेंड, स्टेट डेट states are the member of the federal system and share a distribution of the federal system and share distribution of the power with the center. Union territory, acquired territory are the directly administered by the central government. ऐसा क्यों है, समझ में आ गया। जो भी यूनियन टेरिटरी हैं और जो भविष्य में टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड करेगी वो डायरेक्टली गवर्न होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम। दैट इज़ वाई द यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स ओनली स्टेट, और टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, और टेरिटरी डेट में भी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल है। आर्टिकल 1 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा और इंडिया डेट इज़ अ भारत, फर्स्ट शेड्यूल इससे रिलेटेड है। नाउ कम्स द आर्टिकल 2। अभी आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट फर्स्ट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। पहला, किसी भी नई रीजन को, एरिया को एडमिट कर सकता है या तो एस्टेबलाइज कर सकता है क्या, न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंग्स मे फिट, जो भी उसे सही लगेगा पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट चाहे किसी भी नए राज्य को एडमिट कर ले या फिर नए राज्य को बना ले। अब एडमिट करने का मतलब होता है जो पहले से हिस्सा नहीं है, फॉर एग्जांपल सिक्किम पहले से हिस्सा नहीं था, इट एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग, न्यू स्टेट, तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था, तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता है। ओनली पार्लियामेंट है पावर टू एडमिट द न्यू स्टेट और एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट। सिंपल है। नोट, आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे राज्यों की बात हो रही है, न्यू स्टेट्स की बात हो रही है। या तो एडमिशन कर लो या तो एस्टेब्लाइजमेंट कर लो। तो तेलंगाना हो गया, एस्टेब्लाइजमेंट हो गया, और एडमिशन हो गया न्यू स्टेट्स का। सिंपल। देन कम्स द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कैसे डिफरेंस है आर्टिकल 2 से, तो आर्टिकल 3 अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, increase or diminish the area of any state or alter the boundary or the names of the any state। समझ में आ गया। तो आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज़ का, किसी नए राज्य को बनाने का। सॉरी, जो मैंने तेलंगाना का एग्जांपल दिया था वो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है, आर्टिकल 2 से रिलेटेड नहीं है। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट चाहे किसी भी नए राज्य को बना सकता है, किस तरीके से, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, तो किसी भी 2 राज्यों से काट के नया राज्य बना दो, छत्तीसगढ़ बन गया था एमपी से अलग होकर, या फिर यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 राज्यों से साथ में मिला के नया राज्य बना दो, या फिर बाई यूनाइटिंग एनी यूनियन टेरिटरी टू अर पार्ट ऑफ द एनी स्टेट, तो किसी भी टेरिटरी को किसी राज्य से नया मिला के बना दो। तो किसी नए राज्य को बनाना है, आर्टिकल 3 का पार्ट है, जो पहले से ही भारत का हिस्सा है, पहले से हिस्सा है भारत का जो रीजन, उसमें ही हम एस्टेब्लाइजमेंट कर रहे हैं। इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, किसी राज्य का क्षेत्रफल को कम करना है, बढ़ाना, या फिर किसी की बाउंड्री की चेंज करना, नेम चेंज करना। तो अगर नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड होगा। आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सिंपल है। तो आर्टिकल 3 रिलेटेड टू द फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट, डिमिनिश एरिया और इंक्रीज द एरिया और बाउंड्री और नेम ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 2 में था जो एरिया भारत का नहीं है उस एरिया के बारे में या तो एडमिट कर लो उसको, या तो एस्टेब्लाइज कर लो स्टेट, उस राज्य। तो पहले से अगर वहाँ पे स्टेट है, गवर्नमेंट है, तो हमने उसको यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया, या फिर वहाँ पे राज्य नहीं है, फॉर एग्जांपल तिब्बत रीजन है, तो तिब्बत रीजन को हम पहले क्या करेंगे, एडमिट करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया में, साथ ही साथ में फिर उसमें स्टेट एस्टेब्लाइज करेंगे। देन 2 कंडीशन लेट डाउन बाय द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के लिए 2 कंडीशन है। पहला क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंपलसरी। प्रायर रिकमेंडेशन मतलब अगर नया राज्य बनाना है, या फिर नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, एरिया चेंज करना है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले से लगेगी बिफोर सच अ बिल प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में बिल जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए पड़ेगी। सेकंड है, बिफोर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर सच अ बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो राष्ट्रपति अपना रिकमेंडेशन दे, प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन दे, उससे पहले राष्ट्रपति को जिस स्टेट के साथ में चेंजेस हो रहे हैं, नेम का, बाउंड्री का, एरिया का, उस स्टेट लेजिस्लेचर को अपना बिल रेफ़र करने के लिए, कंसर्न करने के लिए बोलना पड़ेगा।
एक स्पेसिफाइड पीरियड में उससे ओपिनियन लेना पड़ेगा उस स्टेट लेजिस्लेचर का। सिंपल है। नोट नाउ द प्रेसिडेंट or the parliament is not bound by the view of state legislature or may either accept or reject them if a view are received in the time। तो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के ओपिनियन लेने के लिए बोलेगा। अब ओपिनियन क्या आएगा, प्रेसिडेंट उसके लिए बाइंडिंग है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना तो पार्लियामेंट बाइंडिंग है ना ही प्रेसिडेंट बाइंडिंग है उस स्टेट की बात मानने के लिए। सेकंड है एन अमेंडमेंट टू द बिल नो फ्रेश रिफ्रेशमेंट नीड टू बी मेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर को नया से फ्रेश रिफरेंस नहीं बनाना पड़ेगा। कोई अमेंडमेंट करने के लिए अगर बिल में अमेंडमेंट करना है तो फिर से उस स्टेट का ओपिनियन जानना ज़रूरी नहीं होगा। थर्ड, इन केस ऑफ द यूटी, अगर यूनियन टेरिटरी का केस है तो नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इट्स सेल्फ टेक नेसेसरी एक्शन। बिकॉज यूनियन टेरिटरी में किसकी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। तो इसलिए यूनियन टेरिटरी के केस में अगर एरिया को चेंज कर रहे हैं, नेम को चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, तो कोई भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है उस लेजिस्लेचर को। दिल्ली और पौंडीचेरी ये केस में आएगा। इन्फ्रेंस की बात करें, इससे मतलब क्या आ रहा है, इंडिया इज़ अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो हमारे जो स्टेट हैं, स्टेट से मतलब स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया की बाउंड्री है, उसका एरिया है, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ द इन्फ्रेंस ऑफ दिस। तो यहाँ पे सीसेट में जो इन्फ्रेंस पूछा जाता है ना, इसका अनुमान यही है। हम इंडिया में पार्लियामेंट चाहे कभी भी किसी भी राज्य की नेम, बाउंड्री, एरिया चेंज किया जा सकता है आसानी से, लेकिन देश की बाउंड्री एरिया चेंज नहीं किया जा सकता है। सिंपल हो गया। नाउ आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के बारे में बताता है। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 में जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा उसके बारे में, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कानून होगा, जो भी चेंजेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के कंसीडरेशन में। देन देयरफॉर सच लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डील करते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए आर्टिकल 368 को रेफर करना जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है बेरूबारी यूनियन केस। हमने प्रियम्बल वाले केस में भी पढ़ा था। प्रियम्बल में फॉर सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368। अगर देश की सरकार चाहे कि हमें लेन देन में, आपस एग्रीमेंट में, किसी देश के साथ में दूसरे देश के साथ में अगर हम एग्रीमेंट करते हैं और अपनी ज़मीन इंडिया की टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी को हम उसको देते हैं, तब हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास नहीं हो पाएगा ये ज़मीन देना। एनदर जजमेंट इन 1969 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर बॉडी डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो ज़मीन लेना देना नहीं है, बस बाउंड्री का डिस्प्यूट है कि बाउंड्री ये वाली सही है कि बाउंड्री ये वाली सही है। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही ज़मीन का आदान प्रदान किया जा सकता है। बट पहले से अगर बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, इंडियन टेरिटरी, हम अपने भारत देश की ज़मीन अगर दूसरे देश को देना चाह रहे हैं कुछ भी एग्रीमेंट के तहत या कुछ भी, तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है। वेरियस कमीशन सेटअप फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। वेरियस रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं स्टेट में, कौन कौन से कमीशन बनाए गए हैं इसके बारे में बात करते हैं। सिंपली जून 1948 में फर्स्ट कमीशन बनाया गया था, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। एस के धर इसके चेयरमैन थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, इन्होंने बोला था लिंग्विस्टिक फैक्टर पे नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना चाहिए। सेकंड, दिसंबर 1948 में फिर से लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई थी जिसके मेंबर थे जीवीपी। यूपीएससी पहले पूछ चुका है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एंड पी से है पट्टाभी सितारामैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, एंड पी से पट्टाभी सितारामैया। ये 3 मेंबर हैं दिसंबर 1948 के लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी के। इन्होंने क्या बोला, दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर हम देश को राज्यों में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में अनगिनत भाषाएं हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज पे एक राज्य नहीं बनाया जा सकता है। फिर एक कमेटी बनाई गई है 1953 में, फजल अली कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, फजल अली कमीशन, जिसके चेयरमैन थे फजल अली। मेंबर कौन कौन थे, के एम पनीकर, एन एच एन कुंजरू। इन्होंने क्या कहा,
दे एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है, बट एक कंडीशन है, दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक लैंग्वेज के बेसिस पर एक राज्य चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता, लैंग्वेज के बेस पर हम स्टेट को बना दें ऐसा चलेगा, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट फार्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे 100 स्टेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देर आर 100 ऑफ लैंग्वेजेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ में। सिंपल हो गया। आंध्र प्रदेश was the first linguistic state created in 1953 by separating Telugu speaking areas from the Madras state। तो भारत में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बनाया गया था? 1953 में। ये सारे के सारे कमीशन बनने के पहले, तो ये जो कमीशन बना इससे पहले, सो पहला कमीशन बना था 1948 में जून में, एस के धर कमीशन, लिंग्विस्टिक फैक्टर मना कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बोला था। सेकंड दिसंबर 1948 में जीवी के जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सदनवी थे, रिजेक्टेड द लैंग्वेज, सेम इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। थर्ड कमीशन बना था 1953 में, फजल अली कमीशन जिसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सारे के सारे PDF आपको यहाँ से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच। साथ में मिलकर प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, बी